गैदर इट, इकट्ठा करेंगे, दैट इज हार्वेस्टिंग. कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन. अब ये हार्वेस्टिंग में भी प्रोसेस वाइज, स्टेप बाय स्टेप नेमिंग है कि ठीक है, एक बार इकट्ठे तौर पे मैंने कह दिया कि फसलों को काटना और उसके बाद उसको इकट्ठा करना, दैट इज हार्वेस्टिंग. ठीक. लेकिन जब मैंने फसलों को काट लिया है, ठीक है, तो अब मैं उससे क्या करूंगा, जो मेन हमारा अनाज है, जो ग्रेन्स है, उसको मैं उससे क्या करूंगा, निकालूंगा. ठीक है, उससे मैं उसको निकालूंगा. जैसे अब गेहूं का फसल है तो उससे हमको गेहूं निकालना है. दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिंग. ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिंग. थ्रेसिंग यानी सेपरेशन ऑफ grains from crop. Okay, this is what threshing. Next is, ये प्रोसेस जो है, इसके लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, द डिवाइस वी यूज इज थ्रेसर. जो डिवाइस हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं उसको थ्रेसर कहते हैं. लेकिन एक और मशीन आया है, फार्म मशीन, दैट इज नोन एज कंबाइन. कंबाइन वो क्या करता है, कट भी करता है एज वेल एज, यानी हार्वेस्टिंग भी करता है, हार्वेस्टिंग भी करता है यानी कटिंग भी करता है, एज वेल एज थ्रेसिंग भी करता है. ठीक है, थ्रेसिंग, दोनों चीज वो करता है. कंबाइन उस डिवाइस का नाम है. ठीक है, उस डिवाइस को हम लोग कंबाइन करते हैं. तो ठीक है, ग्रेन्स को मैंने सेपरेट किया क्रॉप से. लेकिन क्या होता है इस दरमियान, ठीक, उसको ऐसे ऐसे पटक पटक के अलग किया जाता है. अगर मैनुअली कर रहे हैं तो पटक पटक दिए, जिससे कि क्रॉप से ग्रेन सेपरेट हो गया. लेकिन जो ग्रेन से अलग पार्ट है वो भी उसी में रह गया, ग्रेन्स भी उसी में रह गया. तो ग्रेन से जो क्रॉप का बाकी हिस्सा हुआ, जिसको हम लोग चैफ कहते हैं, CHAFF. ओके, चैफ यानी दोनों साथ साथ में समाया हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको अलग करेंगे, चैफ को. अब वो करने का तरीका क्या होता है कि सूप वगैरह में उस उठा लेते हैं, जो हमारा हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के बाद जो चैफ प्लस ग्रेन जो मौजूद है, उसको ऊपर से ऐसे करके गिराते हैं. ठीक है, गिराते हैं सूप की मदद से, जिससे क्या होता है कि चैफ जो है वो हल्का होता है, वो हवा में उड़ जाता है. ठीक है, किनारे पे कहीं लग गया, और जो मेन हमारा ग्रेन है वो नीचे बैठ गया. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विनोइंग. ओके, विनोइंग कहते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम क्या, चैफ. चैफ, दिस इज नोन एज विनोइंग. ओके, तो ठीक है, आप लोग अपना डाउट अभी पूरा. द नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. जब हम इकट्ठा कर लिए, द नेक्स्ट इज कि अब उससे ग्रेन को मैं क्रॉप से अलग करूंगा. तो उसके लिए पटका वगैरह, पटका जाता है. तो पटका जब जाएगा तो उसी का छिलका जो है वो उसी में रह जाएगा, जिसको चैफ कहते हैं. ठीक, तो अगर आपने ग्रेन को क्रॉप से निकालने का प्रोसेस किया है, उस समय तक उस प्रोसेस को कहेंगे थ्रेसिंग. लेकिन वो चूंकि छिलका, जिसको भूसा कहते हैं, इंग्लिश में चैफ कहते हैं, उसी के साथ है, उसको मैं अलग करूंगा. दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग. और उसको तरीका यही है कि सूप में उस फसल को ले लिया जाता है जिसमें ग्रेन भी है, और उसको ऊपर से ऐसे गिराया जाता है. तो जो हल्का हल्का चैफ जो होगा, भूसा, वो हल्का होगा, वो हवा में अलग होते जाएगा, उड़ता जाएगा. ठीक है, तो ज्यादा तो अब
तो एक व्यक्ति नहीं रहता है, इसमें बहुत उसमें मॉइस्चर होते हैं, ठीक है। और उस मॉइस्चर के कारण क्या होता है कि वो खराब हो सकता है। तो जितना मॉइस्चर का रिक्वायरमेंट होता है उतना मॉइस्चर उसमें छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं सुखा दिया जाता है फसल को, शायद ये 14%, शायद मैं कह रहा हूं, अभी कंफर्म नहीं हूं, 14% तक शायद मॉइस्चर रहना चाहिए, ठीक है। उतना भर फसल को सूखा वगैरह दिया जाता है कि उतना भर रहे, और तब उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा क्या कहा जाए, लार्ज स्केल पे ग्रैनरीज एंड सिलोज विच आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट ग्रेन, बहुत बड़ा बड़ा भंडार होता है जहां पर इन फसलों को रखा जाता है। जितना भर मॉइस्चर चाहिए उतना, ज्यादा अगर मॉइस्चर रहेगा तो फसल जो है, जो अनाज आप रखे हैं वो सड़ जाएगा। इसलिए रिक्वायर अमाउंट मैंने पहले ही बोला, शायद 14% to 18% इतना तक रहना चाहिए, और उसके बाद उसको स्टोर करना चाहिए। ये नहीं कि फसल जो हमको अनाज मिला और डायरेक्ट उसको स्टोर कर देंगे, तो अगर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और स्टोर करने के बाद आपको इतना तो ध्यान रखना होगा कि उसमें भाई रैट वगैरह, चूहा वगैरह ना रहे, इससे तो आपको बचाना ही है, इंसेक्ट वगैरह से तो बचाना है, ये तो ध्यान रखना ही। तो जो हमारे ग्रेन्स वगैरह हुए उन सबको तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। जितना प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए उसको लाकर उसके बाद उसको स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है उनमें, वो सब बहुत पेरिसेबल फूड आइटम्स हैं, यानी जल्दी सड़ने वाले आइटम्स हैं। तो उन सब को क्या किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, डीप फ्रीजर में रखा जाता है। तो स्टोर करने के लिए ये सब कंडीशन है, जिसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, जैसे व्हीट वगैरह हुआ, राइस वगैरह हुआ, इन सब का प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लाने के बाद, मतलब सुखा देने के बाद उसको हम ग्रैनरी, सिलोज वगैरह में रख देते हैं, और चूहा और इंसेक्ट वगैरह से बचाना है आपको। लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल तो भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसको आप बैठ के सुखाइएगा, है ना। तो वैसे चीजों को क्या करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है उसको सुखाते नहीं है, उसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज या डीप फ्रीजर में रखते हैं, ओके। इम्प्रूवमेंट में देखिए क्या होता है भाई, कल भी एक बच्ची पूछी थी कि सर क्यों इतना हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, और इस कारण से अगर हम ट्रेडिशनल पैटर्न के हिसाब से ही फसल का पैदावार करें तो हर व्यक्ति को फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे देश में 1960, ठीक, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया, हाई यील्ड वेराइटीज, यानी वैसे फसलों को बोया जाना शुरू कर दिया गया जो रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स थे, ठीक है, या जो स्ट्रेस वगैरह, जो एबायोटिक स्ट्रेस होना चाहिए, जैसे धूप ज्यादा, बारिश ज्यादा, वाटर लॉगिंग हो गया, उन सब को बर्दाश्त करने की क्षमता वाली वैरायटी का यूज किया जाने लगा ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1960। अभी जो हम लोग गेहूं खाते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो मैक्सिकन व्हीट है, वो जो वैरायटी है दैट इज मैक्सिकन व्हीट है। आप देखिए बुक में लिखा हुआ है कि हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ मैक्सिकन व्हीट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ड्वार्फ यानी छोटे छोटा ही फसल हो रहा है गेहूं का, और उसी में उसके अनाज वगैरह सारे आ जा रहे हैं। और मान लिया ट्रेडिशनल जो गेहूं का फसल होगा बहुत लंबा रहता होगा, हवा वगैरह आता होगा तुरंत वो टूट जाता होगा, लेकिन छोटा छोटा रहेगा तुरंत नहीं टूटेगा। तो एक कॉमन मैंने बताया एग्जांपल आपको कि ये मैक्सिकन व्हीट इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, और जिससे कि गेहूं का पैदावार बहुत बढ़ा,
और ये गेहूं का फसल हर लोग तक पहुंच पाया। साथ ही साथ और भी मैं बताना चाहूंगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा नहीं कि हमारे देश में स्टार्ट हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि आप क्या करते हैं, दो वैसे फसलों को चुनते हैं जिसमें कि आपको कुछ कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लगता है। जैसे मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक कोई फसल ए है, ठीक, जो जिसमें क्या होता है कि वाटर से रेजिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, लेकिन या कहो कि दाना उसमें बहुत आ जाता है, बहुत दाना रहता है, मतलब जैसे गेहूं का है तो गेहूं का दाना बहुत उसमें आ गया, लेकिन उसमें कीड़ा मकोड़ा बहुत लग रहा है। और एक फसल बी है जिसमें दाना कुछ नहीं है, ठीक है, दाना वगैरह उसमें नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं कि मजबूती उसमें बहुत है, खड़ा है, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लग रहा है। तो इसका डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि इसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लग रहा है, और इसका डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि इसमें दाना बहुत हो रहा है। तो वैसे का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, और जो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा जो नया प्रोडक्ट आता है उसमें क्या होगा कि फसल में दाना भी बहुत रहेगा और साथ में कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। साइंटिस्ट जो इस पर रिसर्च करते हैं वो है ICAR, पुणे में है, पूना या पूसा में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन सब जगह पे ये सब चीज का एक्सपेरिमेंट होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई भी किया जाता है, DNA वगैरह जो चेंज किया जाता है ताकि वो एबायोटिक स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके या पेस्ट वगैरह के प्रति रेजिस्टेंस उनमें रहे, ये सब होता है। और यही चीज क्रॉप इंप्रूवमेंट है। क्रॉप इंप्रूवमेंट मीन्स जो फसल पहले हम उपजाते थे उससे बेहतर फसल हम लाएं, जिसमें कीड़े मकोड़े जल्दी ना लगे, जो एबायोटिक स्ट्रेस को सहने की क्षमता रखें, और जो जल्दी उपजे, जल्दी मैच्योर हो। ये तमाम बातें, दिस इज क्रॉप इंप्रूवमेंट। ओके, क्लास जो हमारा होगा, जैसे एक फिजिक्स हो गया फोर्स एंड प्रेशर, केमिस्ट्री हो गया मेटल एंड नॉन मेटल, बायो हो गया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड वन बायो, एक सीरीज कंप्लीट हो गया साइंस का। आप लोग कीजिएगा, कल रेडी रहिएगा, फिजिक्स फिर शुरू होगा, चैप्टर है फ्रिक्शन, एक रीडिंग जरूर आप लोग दे दीजिएगा। तो नाउ ओवर क्लास।